हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई काफी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, हम लोग क्लास 12 की फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत सॉल्यूशन चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट किया है, जिसमें हमने आपको कॉन्सेंट्रेशन टर्म के रिगार्डिंग में 2 लेक्चर ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुके हैं। हमने लास्ट लेक्चर पे बेटा मोलारिटी के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किए थे और मोलारिटी को बहुत ही डिटेल में हम लोग बात किए लास्ट लेक्चर के अंदर में। अगर आप वो लेक्चर को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उस लेक्चर को कवर करें, उसके बाद आज की इस लेक्चर को समझने की कोशिश करें। तो चलिए बिना देर किए हुए बेटा आज की हम लोग इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले लास्ट लेक्चर के आधार पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। आप पहले उस क्वेश्चन को देखो कैसे बनेगा और उसके बाद हम लोग आज के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो बेटा ये क्वेश्चन जो है आपके पास AIPMT 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा था कि कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड इज 98% H2SO4 बाई मास। बेटा हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, दैट इज H2SO4 है। अब इस H2SO4 पर परसेंट W/W कितना है बेटा? तो 98% है। और इस सॉल्यूशन की डेंसिटी कितना दिया गया है? तो 1.80 ग्राम पर ml दिया गया है। मतलब क्या है कि 1 ml में 1.80 ग्राम आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन मौजूद है। कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। इससे हमें क्या करना है ना कि सल्फ्यूरिक एसिड का एक सॉल्यूशन तैयार करना है। अब इस सॉल्यूशन की मोलारिटी आपकी कितनी होनी चाहिए? 0.1 मोलर होनी चाहिए। और वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए बेटा? 1 लीटर होनी चाहिए। अच्छा, 1 लीटर को आप चाहें तो 1000 ml भी सोच सकते हैं, कर सकते हैं। नाउ सबसे पहले इस सॉल्यूशन की आप मोलारिटी फाइंड आउट कर लो। फॉर्मूला जानते हैं, परसेंट W/W इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 अपॉन क्या होता है बेटा? मॉलिक्यूलर मास होता है। लास्ट क्लास में ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। तो मोलारिटी अगर फाइंड आउट करते हैं तो परसेंट W/W 98%, डेंसिटी हो गया 1.80 इंटू 10 डिवाइड बाई हो जाएगा बेटा 98। इससे ये और ये कट जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा सर 18 मोलर। कितना आ जाएगा? 18 मोलर आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी वॉल्यूम हमें पता करनी है तो हम लोग चलेंगे मोलारिटी ऑन डाइल्यूशन से। फॉर्मूला क्या बताया था? M1V1 इज इक्वल टू M2V2। बात कर चुके हैं हम लोग। अच्छा, M1 कितना मिला बेटा? 18 मोलर मिला। वॉल्यूम को रखने दो ऐसे ही। M2 हो गया सर 0.1 और वॉल्यूम हो गया आपके पास 1000। अब यहां से आप V1 को फाइंड आउट करो। तो V1 कैसे निकालेंगे? 0.1 इंटू 1000 डिवाइड बाई हो गया 18 से इसको कट करोगे बेटा आएगा 55.5 और इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा आपके पास 5.55 ml। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, पहले आप इसको देखो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मलिटी की बात करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो नॉर्मलिटी की बात अगर करें उससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है और एन फैक्टर क्या होता है। इसके बारे में आप डिटेल में इंफॉर्मेशन क्लास 11th में ऑलरेडी ले चुके हैं। हम लोग वहीं से कंटेंट को उठाएंगे और यहाँ पे सिंपल कंसीडर करते हुए हम लोग नॉर्मलिटी को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो है इक्विवेलेंट मास बराबर आप क्या जानते हैं? दिस इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट बाई एन फैक्टर। ई क्या है बेटा? ई को हम लोग कह रहे हैं इक्विवेलेंट मास। क्या बोल रहे हैं? इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। इसके बाद Ma क्या मिल जाएगा? इसको हम लोग कहेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और एक और टर्म हमने यूज किया बेटा NF। इसके लिए टर्म यूज कर रहे हैं हम लोग एन फैक्टर। क्या बोल रहे हैं? एन फैक्टर, जो क्लास 11th में आपने मोल कॉन्सेप्ट के चैप्टर में जरूर से डिस्कस किया होगा। अच्छा, एन फैक्टर में हम लोग बात करते हैं एसिडिटी की। एसिडिटी का एन फैक्टर हो जाता है। फिर यहां पर बेसिसिटी का भी एन फैक्टर सोचते हैं सर। फिर इसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का भी एन फैक्टर सोचा जाता है। फिर यहां पर ऑक्सीडेशन
और रिडक्शन का भी आप इन फैक्टर सोच सकते हैं। तो बारी बारी से हम लोग एसिडिटी, बेसिसिटी, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के माध्यम से इन फैक्टर को निकालेंगे और उसके बाद फिर हम लोग नॉर्मलिटी तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेटा बेसिसिटी से। आप समझते हैं कि बेसिसिटी क्या होता है? बेसिसिटी को सिंपल कहते हैं नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ H प्लस रिमूव्ड फ्रॉम एसिड। किसी भी एसिड से कितना H प्लस बाहर निकलेगा उसी के लिए टर्म यूज करते हैं हम लोग बेसिसिटी का। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास HCl है सर, जो कि एक प्रकार का एसिड है। यहाँ पे बेस में लिख दिया हूं, लेकिन है ये क्या? एसिड है। अच्छा, इस एसिड से कितना H प्लस निकाला जा सकता है सर? एक H प्लस निकाला जा सकता है। तो एक H प्लस निकला मतलब इसका बेसिसिटी कितना हो गया? 1 हो गया। और इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे? तो सर HCl का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? तो 36.5 हो जाता है बेटा। 36.5 को इसको फैक्टर के साथ डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू निकल करके आएगा यही होगा इसका इक्विवेलेंट मास। उसी तरीके से अगले वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो हमारे पास एसिड के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है। सल्फ्यूरिक एसिड से कितना H प्लस बाहर निकल सकता है? 2 H प्लस बाहर निकल सकता है। तो रिमूवल ऑफ H प्लस कितना हो गया बेटा? 2, और यही इसका बेसिसिटी होगा। और इक्विवेलेंट मास निकालें तो सर सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 98 ग्राम पर मोल होता है। तो 98 को इसके फैक्टर से डिवाइड कर दो तो वैल्यू आ जाएगा आपके पास 49। दिस इज अ इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सिमिलरली अगर आप इसके लिए बात करते हो, इसको हम लोग टर्म देते हैं एसिटिक एसिड का। क्या नाम देते हैं बेटा? एसिटिक एसिड का नाम देते हैं। अब यहां पे ध्यान देना, एसिटिक एसिड में ऑक्सीजन के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज दे दो, हाइड्रोजन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दे दो। अब है ये बाबू एसिड, क्या है? एसिड है। तो यहां से H प्लस कितना निकलेगा? तो वो H प्लस बाहर निकलेगा जो ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड होंगे, है ना। तो ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है उसकी संख्या सिर्फ 1 है, तो यही H प्लस आपका बाहर निकल सकता है। तो सिर्फ कितना H प्लस यहां से बाहर निकलेगा बेटा? 1 निकलेगा। इसका बेसिसिटी भी कितना होगा? 1 होगा। और इक्विवेलेंट मास देखें तो सर एसिडिक एसिड का कुछ तो मास हो सकता है ना। तो इसकी मॉलिक्यूलर मास को मैं Ma कह लेता हूं, डिवाइड बाय n फैक्टर कितना हो गया? 1 हो गया। भाई इसका मॉलिक्यूलर मास आप फाइंड आउट करेंगे, यहां पे पुट करेंगे तो आपको इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। इसके लिए टर्म यूज करते हैं बेटा ऑक्सैलिक एसिड। क्या बोलते हैं? ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं। और ऑक्सैलिक एसिड से याद रखना कि हमेशा कितना H प्लस बाहर निकलेगा? 2 H प्लस बाहर निकलेगा। यानी इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा। और इसकी इक्विवेलेंट मास निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर मास बाई क्या होगा? n फैक्टर होगा। n फैक्टर कितना हो गया बेटा? 2 हो गया। यानी कि आप यहाँ पे 2 दे देंगे। अच्छा एक चीज और है, ऑक्सैलिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर मास होता है दिस इज अ 126/2। सॉल्व करेंगे बेटा तो आ जाएगा 63। क्या आ जाएगा? 63 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास बेसिसिटी निकाला जाता है। कुछ और एग्जांपल देखें, जैसे हमारे पास एक और एग्जांपल लिया गया है HNO3 का। अब HNO3 से कितना H प्लस बाहर निकल सकता है? सर एक ही H प्लस बाहर निकल सकता है। जितना H प्लस बाहर निकलेगा वही उसका बेसिसिटी बन जाएगा आपका। अब इक्विवेलेंट मास निकालें तो इसके मॉलिक्यूलर मास को सर इसके फैक्टर से डिवाइड कर दो और फैक्टर के रूप में आपको कितना मिल चुका है? 1 मिल चुका है। यानी इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास बाई 1 हो जाएगा। देखो ज्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन्हीं सबसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप जरा इसको कॉपी करें, इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ पर फैक्टर की डिस्कशन करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट अगर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा तो हमारे पास दिया गया है एसिडिटी। अब एसिडिटी को आप कैसे कह सकते हैं? दिस इज अ टोटल नंबर ऑफ OH माइनस रिमूव्ड फ्रॉम बेस। किसी भी बेस से कितना OH माइनस रिमूव होगा, जितना OH माइनस रिमूव होगा उसी के लिए हम टर्म यूज करेंगे बेटा एसिडिटी का। यानी कि यहाँ पे बेस का जिक्र होने वाला है।
तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से कितना OH निकल सकता है? सिर्फ एक निकल सकता है। तो रिमूव एक OH किया तो इसका एसिडिटी भी कितना हो गया बेटा? 1 हो गया। अगर आप इक्विवेलेंट मास निकालते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बेटा? 40 होता है। एसिडिटी हो गया 1, यानी इक्विवेलेंट मास कितना मिल जाएगा? 40 मिल जाएगा। सिमिलरली आप MgOH का हॉल ट्वाइस की बात अगर करते हैं तो यहां से कितना OH बाहर निकल सकता है? 2 OH बाहर निकल सकता है। तो रिमूवल ऑफ OH हो गया आपके पास 2। साथ में इसका एसिडिटी कितना हो गया? तो सर जितना OH माइनस रिलीज करेगा वही उसका एसिडिटी बनेगा ना। तो यहां पर एसिडिटी कितना हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर यहां पे OH 2 मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है। इक्विवेलेंट मास देखेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर मास कुछ भी होगा इसके फैक्टर के साथ डिवाइड कर दो, यानी 2 के साथ डिवाइड कर दो, इसका इक्विवेलेंट मास आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से AlOH का हॉल थ्राइस की बात करते हैं तो यहां से कितना OH बाहर निकल सकता है बेटा? तो 3 OH बाहर निकल सकता है। अब जितना OH बाहर निकलेगा वही उसका एसिडिटी बन जाएगा, और जितना एसिडिटी होगा मॉलिक्यूलर मास के साथ उसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इस कंपाउंड का इक्विवेलेंट मास मिल जाएगा। कर सकते हैं। नाउ इसके बाद हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के आधार पे भी कुछ कुछ एंड फैक्टर की बात करते हैं। जैसे कुछ कंपाउंड्स में लेता हूं, जैसे कि NaCl की मैं बात कर रहा हूं बेटा, तो NaCl ऐसे कंपाउंड की कैटेगरी में आएगा, या फिर आप सॉल्ट बेसिकली कह सकते हैं कि इस टाइप के कंपाउंड से ना तो H+ बाहर निकल सकता है और ना ही OH- बाहर निकल सकता है। ना तो एसिडिटी की बात हो सकती है यहाँ पर, ना ही बेसिसिटी की बात हो सकती है यहाँ पर, है ना। तो वैसे सिचुएशन पर आपको NaCl को ब्रेक करना पड़ेगा बेटा, और बना देगा Na+ और साथ में क्या बना देगा? Cl- बना देगा। अब अगर मैं बोलूं कि बताइए पॉजिटिव संख्या कितना है बेटा? 1 है। नेगेटिव कितना है बेटा? 1 है। चाहे तो आप पॉजिटिव के आधार पे सोचो या नेगेटिव के आधार पे सोचो। सर एन फैक्टर जो होगा पॉजिटिव वाला भी आप सोच सकते हैं और नेगेटिव वाला भी सोच सकते हैं। तो पॉजिटिव कितना मिला? 1, नेगेटिव भी कितना मिला? 1, यानी इसका एन फैक्टर कितना होगा बेटा? 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मान लो मैं एक एग्जांपल के रूप में इस्तेमाल किया कि हमारे पास सर MgCl2 है, मैग्नीशियम क्लोराइड है। सबसे पहले आप इसको ब्रेक कर लो तो बन जाएगा Mg+2 और साथ में बन जाएगा बेटा 2Cl- बन जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया बेटा? +2 हो गया, और नेगेटिव चार्ज कितना हो गया? -1 गुने 2 यानी कि -2 हो गया। तो पॉजिटिव चार्ज आपको मिल गया सर +2 के रूप में, और माइनस चार्ज जो हो गया ये -2 के रूप में। यानी कि आप पॉजिटिव के तरह सोचो या फिर नेगेटिव के तरह सोचो, इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा, यहां पे इक्विवेलेंट मास निकालोगे तो कैसे निकालेंगे? सर इसका कुछ तो मॉलिक्यूलर मास होगा ना। अब इसके मॉलिक्यूलर मास को फैक्टर के साथ डिवाइड कर दो, इसका इक्विवेलेंट मास मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आप यहां पे इक्विवेलेंट मास निकालना चाहते हैं तो MgCl2 का कुछ तो मॉलिक्यूलर मास मिलेगा आपको। अब इसके मॉलिक्यूलर मास को सिंपल इसके फैक्टर के साथ डिवाइड कर देंगे तो सर इस वाले कंपाउंड का आपको इक्विवेलेंट मास मिल जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो मैं यहाँ पे कुछ और एग्जांपल सोच लूं, जैसे कि मान लो हमारे पास है सर AlCl3। भाई AlCl3 से भी आपका H+ बाहर नहीं निकल सकता है, यहां से भी OH- बाहर नहीं निकल सकता है। मतलब ना तो यहाँ पे एसिडिटी का बात सोच सकते हैं, ना तो यहाँ पे आप बेसिसिटी का बात सोच सकते हैं। तो एन फैक्टर किस आधार पे मिलेगा? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के आधार पे मिलेगा। सबसे पहले AlCl3 को ब्रेक करेंगे तो बनेगा बेटा Al+3 और साथ में बनेगा 3 मॉलिक्यूल ऑफ Cl-। तो आप मुझे बताओ पॉजिटिव आयंस कितना मिला? 3 को मिला, यानी +3 हो गया। नेगेटिव भी कितना हो गया सर? 3, यानी कि -3 हो गया। तो आप एन फैक्टर सिंपल क्या लेके चलेंगे? 3 लेके चलेंगे। ध्यान देना कि एन फैक्टर ना तो पॉजिटिव लिखा जाएगा ना तो नेगेटिव में लिखा जाएगा। एन फैक्टर बेसिकली यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात होता है। मतलब ना तो पॉजिटिव +2 सोचो, ना तो नेगेटिव -2 सोचो, ना तो पॉजिटिव +3 सोचो, ना तो नेगेटिव -3 सोचो। डायरेक्ट इसका क्या लिखेंगे? एन फैक्टर इक्वल टू 3 लिखेंगे। अब इक्विवेलेंट मास बात करोगे तो सर इसके मॉलिक्यूलर मास को फैक्टर के साथ डिवाइड कर दो, जो वैल्यू मिलेगा दिस इज अ इक्विवेलेंट मास। कर सकते हैं। तो पहले जरा आप इसको कॉपी कर लो, उसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर बात करते हैं। ठीक ना। चलिए बच्चों, आगे की ओर अगर हम लोग बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आपके पास फैक्टर निकल के आ सकता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के आधार पर। सबसे पहले आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि सर ऑक्सीडेशन क्या होता है।
ऑक्सीडेशन को बेसिकली हम लोग कहते हैं बेटा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल और आयोनिक स्पीसीज, न्यूट्रल और आयोनिक स्पीसीज। इसके लिए हम टर्म यूज करेंगे ऑक्सीडेशन का। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं बोलूं कि सर आपके पास सोडियम है, यहां से आपने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो ये क्या बन गया सर, सोडियम प्लस बन गया। ठीक, उसी तरीके से अगर मान लो मैं Fe+2 की बात करता हूं, आपने यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो बेटा ये क्या बन गया होगा, Fe+3 बन गया होगा। सिमिलरली अगर मैं ऐसा बोलूं कि सर हमारे पास Mn+2 था, यहां से हमने इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये क्या बन गया होगा बेटा, Mn+3 बन गया होगा। ठीक, तो जब भी किसी आयोनिक स्पीसीज से या फिर न्यूट्रल स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं तो उस टाइप के प्रोसेस के लिए टर्म यूज किया जाता है ऑक्सीडेशन का। क्या टर्म यूज किया जाता है, ऑक्सीडेशन का। अब यहां पे एन फैक्टर आप कैसे निकालोगे, सर जितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है ना वही उसका एन फैक्टर बनता है। जैसे सोडियम से आपने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो इसका एन फैक्टर कितना होगा बेटा, 1 हो जाएगा। उसी तरीके से Fe+2 से आपने कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला बेटा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो इसका भी एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर उसी तरीके से आप Mn+2 से कितना इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं तो इसका भी एन फैक्टर कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ठीक, अगेन आप इक्विवेलेंट मास निकालेंगे तो भाई इसके एटॉमिक मास को इसके फैक्टर के साथ डिवाइड कर दो तो इसका इक्विवेलेंट मास मिल जाएगा। सिमिलरली आप यहां पे निकालना चाहते हैं तो एटॉमिक मास से इसके फैक्टर को डिवाइड कर दो तो इसका आपको इक्विवेलेंट मास मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आप इसका निकालना चाहते हैं तो इसके भी मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास को फैक्टर के साथ डिवाइड कर दो। क्लियर बात है। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे रिडक्शन की बात सोचते हैं बेटा, किसकी बात सोचते हैं, रिडक्शन की बात सोचते हैं तो रिडक्शन ठीक क्या होगा, ऑक्सीडेशन का उल्टा होगा या रिवर्स होगा आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आप रिमूव कर रहे हैं तो यहां से आपको इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन करानी होगी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू न्यूट्रल और आयोनिक स्पीसीज, और आयोनिक स्पीसीज मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन आपको करनी पड़ेगी। जैसे अगर सोडियम प्लस है ना बेटा तो यहाँ पे सर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा देंगे तो सोडियम बन जाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, सर एन फैक्टर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। और इक्विवेलेंट मास निकालेंगे तो सर इसके एटॉमिक मास को फैक्टर के साथ डिवाइड कर दो, कहानी खत्म हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मान लो आपके पास सर क्लोरीन दिया गया है, एक इलेक्ट्रॉन आपने ऐड कर दिया तो Cl- हो गया ना, तो एन फैक्टर कितना मिलेगा, चूंकि आपने इलेक्ट्रॉन तो एक ऐड किया है तो एन फैक्टर 1 हो जाएगा। और इक्विवेलेंट मास देखेंगे तो सर इसके मास को फैक्टर के साथ डिवाइड कर देंगे तो क्लोरीन का आपको इक्विवेलेंट मास मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले जरा आप इसको कॉपी करो। अब इस आधार पे कुछ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए बच्चों हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीजें आप ध्यान देना, जैसे कि एक कंपाउंड है बेटा MnO4-, ठीक ना, इसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं पर मैंगनेट आयन। क्या बोलते हैं, पर मैंगनेट आयन बोलते हैं। अब ये जो है ना अलग अलग मीडियम पे अलग अलग तरीके के रिएक्शंस हो करता है। जैसे एसिडिक मीडियम की बात करते हैं तो MnO4- कन्वर्ट हो जाता है Mn+2 पर। ठीक है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। फिर अगर इसी रिएक्शन को आप बेसिक मीडियम पे करना स्टार्ट करें तो यही MnO4- कन्वर्ट हो जाएगा MnO4-2 में, है ना, मैंगनेट आयन इसको कह रहे हैं बेसिकली। और अगर आप इसी को न्यूट्रल मीडियम पे रिएक्शन करवाते हैं तो ये जो आपके पास पर मैग्नेट है वो MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहां पर आपको एन फैक्टर के बारे में पता करना है। सबसे पहले इस मैग्नीज का आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा। अब जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है उसको X मान लो। क्या मान लो, X मान लो। इसके बाद ऑक्सीजन कितना है, 4। एक ऑक्सीजन पे चार्ज हो गया -2, ओवरऑल चार्ज हो गया सर -1। तो X - 8 इक्वल टू हो गया -1, यानी X बराबर कितना हुआ, -1 + 8। सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा, +7 मिल जाएगा। मतलब मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना मिला बेटा, +7 मिला। तो पहले ये +7 था, एसिडिक मीडियम पे क्या बन गया, +2 बन गया।
तो जब एसिडिक मीडियम पे +2 बन गया तो n फैक्टर कितना होगा बताओ? पहले 7 था, अब कितना हो गया? 2। कितने का डिफरेंस आया? 5 का डिफरेंस आया। तो यही इसका n फैक्टर बनेगा। और इक्विवेलेंट मास निकालना हो तो सर इसके मॉलिक्यूलर मास को इसके फैक्टर के साथ डिवाइड कर दो, इक्विवेलेंट मास इसका पता चल जाएगा। सिमिलरली अगर आप यहां से बेसिक मीडियम पर बात करते हैं तो अगेन हमारे पास MnO4 2- है। तो आप क्या करो कि सबसे पहले MnO4-2 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। तो इसके लिए आप टर्म यूज कर लेते हैं बेटा x, ऑप्शन कितना हो गया 4, एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है -2, और सबसे ऊपर में चार्ज कितना दिख रहा है? -2 दिख रहा है। x का वैल्यू निकाल लो, x - 8 = हो गया बेटा -2, तो x बराबर हो गया कितना? +6। मतलब मैग्नीज का स्टेट यहां पर कितना है बेटा? +6 है। पहले कितना था? +7, अब कितना हो गया? +6 हो गया। कितने का डिफरेंस आया? 1 का डिफरेंस आया ना। तो n फैक्टर कितना हो गया बेटा? 1 हो गया। इक्विवेलेंट मास लेके चलेंगे तो इसके मॉलिक्यूलर मास को फैक्टर के साथ डिवाइड करेंगे तो इसका इक्विवेलेंट मास आपको पता चल जाएगा। किसका मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा सर? तो आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकालने की बात करेंगे, है कि नहीं? उसी तरीके से अगले वाले केस में देखिए, सर हमारे पास दिया गया है MnO2, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। क्या बना लेंगे बेटा? X बना लेंगे। ऑक्सीजन हो गया 2, एक में चार्ज -2, ओवरऑल चार्ज ऊपर में कितना दिख रहा है? 0। x का वैल्यू निकालो, -4 = 0, तो x बराबर कितना होगा बेटा? +4 होगा। मतलब मैग्नीज का स्टेट क्या है? यहाँ पे +4 है। तो पहले +7 था, अब +4 हो चुका है। इसका मतलब n फैक्टर कितना होगा? 3 हो जाएगा। यानी इक्विवेलेंट मास क्या होगा? तो मॉलिक्यूलर मास बाई 3 हो जाएगा। कर सकते हैं ना। इसी के तरह एक और क्वेश्चन आता है आपके पास डाइक्रोमेट वाला, Cr2O7-2, जैसे डाइक्रोमेट आयन। तो डाइक्रोमेट आयन भी अलग अलग मीडियम पे अलग अलग तरह के रिएक्शन शो करते हैं। जैसे अगर आप एसिडिक मीडियम सोचते हैं तो बेटा ये बनाएगा Cr+3, है ना। अगर आप इसी रिएक्शन को बेसिक मीडियम में बात करेंगे तो ध्यान देना, ये बेसिक मीडियम पे कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेगा आपका, है ना। फिर अगर आप इसी को न्यूट्रल मीडियम पे सोचना शुरू करें तो न्यूट्रल मीडियम पे ये बेटा बनाता है Cr+3। क्या बनाता है? Cr+3 बनाता है। कैसे करेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा पहले सर। किसका निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा? Cr2O7-2 में क्रोमियम का। कितना क्रोमियम है? 2 क्रोमियम है तो 2x मान लो, +7, एक में चार्ज -2, ओवरऑल चार्ज हो गया -2, तो 2x - 14 = हो गया -2, यानी x बराबर कितना मिलेगा बेटा? +6 मिलेगा। यानी यहां पे क्रोमियम का स्टेट क्या है? +6, और यहां पे क्रोमियम का स्टेट क्या है? +3। कितने का डिफरेंस आया? 1 का। कितने का? 3 का डिफरेंस आया, तो 3 हो गया। बट यहां पे ध्यान देना, आप एक x की बात कर रहे हो, एक x कहने का मतलब एक क्रोमियम हुआ ना, तो एक क्रोमियम का डिफरेंस 3 है। आपके पास टोटल कितना क्रोमियम है? 2 क्रोमियम है ना, तो 2 क्रोमियम का डिफरेंस के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो यहां पे कितना होगा? 6 हो जाएगा। अब इक्विवेलेंट मास अगर निकालेंगे तो इसके मॉलिक्यूलर मास को इसके फैक्टर के साथ डिवाइड कर लेंगे, कहानी खत्म हो गया। सिमिलरली आप इस वाले केस में देख सकते हैं कि सर पहले यहां पे क्रोमियम का स्टेट कितना मिला? +6, और रिएक्शन करने के बाद इसका कितना हो गया? +3 स्टेट आ गया। कितने का डिफरेंस आया बेटा? 3 का डिफरेंस आया, तो 3 हो गया। पहले 6 था, 3 है ना, तो 3 का डिफरेंस आ गया। अब ये जो डिफरेंस है वो कितने क्रोमियम के लिए बात हो रहा है सर? 1 क्रोमियम के लिए। ये कैसे पता किए? सर आपने x का वैल्यू निकाला है ना, तो अगर x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो 1 क्रोमियम की बात कर रहे हैं। अब 2 क्रोमियम है तो 2x बोलना पड़ता ना, तो 1 क्रोमियम के लिए 3 का डिफरेंस आया, तो 2 क्रोमियम के लिए मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 6। इक्विवेलेंट मास होगा बेटा मॉलिक्यूलर मास बाई 6। कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इक्विवेलेंट मास निकालते हैं जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में बात होती है। कॉपी कर लो। इसके बाद कुछ और यहां पे एग्जांपल हम लोग सोचते हैं, ठीक है ना। चलिए बच्चों आगे की ओर अगर हम लोग बढ़ते हैं बेटा यहाँ पे, तो कुछ एग्जांपल मैं बताऊं। जैसे सपोज दैट कि हमारे पास है बेटा MnO4-, ये Fe+2 के साथ रिएक्शन किया और ये कन्वर्ट हो गया बेटा Mn+2 में, और साथ में बना दिया ये आपका Fe+3, ये बना दिया।
अब ये जो रिएक्शन है आपका एसिडिक मीडियम पे हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे H प्लस लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे एन फैक्टर निकालना, आप कैसे निकालोगे सर? इसका स्टेट कितना हो जाएगा? +7 हो जाएगा, है ना। तो भैया ये +7 से कहां पे पहुंचा? +2 तक पहुंचा। कितने का डिफरेंस आया सर? पहले 7 था, अब 2 आया, 5 का डिफरेंस हो गया। तो इन फैक्टर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और इक्विवेलेंट मास निकालेंगे तो सर मॉलिक्यूलर मास को इसके फैक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा, कहानी खत्म हो गया। उसी तरीके से Fe+2 सोचेंगे, +2 से कहां पे पहुंचा बेटा? तो ये पहुंच गया आपका +3 तक। कितने का डिफरेंस आया सर? 1 का डिफरेंस आया। तो एन फैक्टर कितना हो गया बेटा? 1 हो गया। यानी इक्विवेलेंट मास क्या होगा? तो मॉलिक्यूलर मास बाय 1 होगा। और सिंपल सा है, आप कर सकते हैं यहाँ ध्यान से। उसी तरीके से अगर मान लो मैं एक और बातें कर लूं कि सपोज दैट कि हमारे पास है सर Fe+2, हमने इसको रिएक्ट करा दिया Cr2O7-2 के साथ, प्रोडक्ट बना दिया सर Fe+3 और साथ में बना दिया Cr+3। अब Cr+3 क्रोमियम का प्रोडक्ट बन रहा है ना, तो किस मीडियम पे हो सकता है? या तो वो एसिडिक मीडियम पे हो सकता है, या तो वो न्यूट्रल मीडियम पे हो सकता है, क्योंकि बेसिक मीडियम पे तो कोई रिएक्शन ही नहीं होता। ठीक है, तो आप यहां पे सिंपल एसिडिक मीडियम सोच लीजिए। इसका स्टेट कितना बेटा? +6। कितने क्रोमियम का? 1 क्रोमियम का, ठीक है ना। तो ये सर +6 से कहां पर पहुंचा? +3 तक। कितने का डिफरेंस आया सर? 6 से 3 हो गया, तो 3 का डिफरेंस आया। लेकिन कितने क्रोमियम का? तो 1 क्रोमियम का। तो 2 क्रोमियम के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। फिर ये Fe+2 से कहां पर पहुंचा बेटा? तो ये पहुंच गया Fe+3 तक। एन फैक्टर कितना हो गया? तो 1 हो गया। कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपका एन फैक्टर निकालने के रिगार्डिंग में। पहले इसको कॉपी करो। कुछ यहाँ पे एक्सेप्शन का भी बात आता है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। कुछ एक्सेप्शन वाला बात भी आता है, जैसे सबसे पहला फॉस्फोरस कंटेनिंग एसिड। फॉस्फोरस कंटेनिंग एसिड, फॉस्फोरस कंटेनिंग एसिड। तो फॉस्फोरस कंटेनिंग एसिड की बात अगर करते हैं, जैसे अगर मैं बात करता हूं बेटा H3PO4 की, इसको नाम देते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इसका नाम पड़ता है। ठीक है, फिर यहां से आप एक ऑक्सीजन को कम करेंगे ना, ये बन जाएगा H3PO3। इसका नाम होता है बेटा ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड इसका नाम पड़ता है। फिर अगर आप यहां से एक और ऑक्सीजन को बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा H3PO2 और इसका नाम होता है बेटा हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाइपोफॉस्फोरस एसिड। अब यहां पे इन फैक्टर अगर मैं आपसे पूछूं तो सर यहां पे दिख रहा होगा कि 3H+ बाहर निकलेगा तो इसका फैक्टर 3 होगा। यहां भी 3 निकलेगा तो इसका भी फैक्टर 3 होगा। यहां भी 3H+ बाहर निकलेगा तो फैक्टर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। लेकिन ये वाला तो सही है बेटा, लेकिन ये वाला रॉन्ग है और ये वाला भी रॉन्ग है। कैसे? इसका हम लोग बात करते हैं एक्सप्लानेशन। लेके चल रहे हैं हम लोग एक्सप्लानेशन। एक्सप्लानेशन कैसे होगा बेटा? बाय स्ट्रक्चर। किस आधार पे? स्ट्रक्चर के आधार पे, है ना। स्ट्रक्चर इसका कैसे होगा? तो P+O, यहां पर OH, ये हो गया आपके पास OH और ये हो गया बेटा आपके पास OH। दिस इज अ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है ना। फिर इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? P+O, ये हो गया आपके पास OH, ये हो गया सर आपके पास OH और ये हो गया सर आपके पास H। दिस इज अ ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। ये ऑर्थोफॉस्फोरिक हो गया और ये ऑर्थोफॉस्फोरस हो गया। हाइपो वाले में कैसे करेंगे? तो P+O, ये हो गया सर OH, ये हो गया सर H और ये हो गया सर H। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि वो हाइड्रोजन बाहर निकलेगा जो ऑक्सीजन से कनेक्ट होगा, ये बाहर हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा। तो 3H+ बाहर निकला। एन फैक्टर कितना हो गया बेटा? 3। इक्विवेलेंट मास कितना होगा? इसके मॉलिक्यूलर मास को इसके 3 के साथ डिवाइड कर दो, फिर इसका इक्विवेलेंट मास आपको पता चल जाएगा। फिर यहां से अगर आप देखते हैं तो ये वाला हाइड्रोजन निकल सकता है, ये वाला हाइड्रोजन निकल सकता है, लेकिन ये वाला हाइड्रोजन नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि सर ये कोवलेंट बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है कि नहीं। तो ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है वो आपके हमेशा बाहर निकल सकते हैं।
कितना H प्लस भागा बाबू, तो 2H प्लस भागा n फैक्टर हो गया 2, इक्विवेलेंट मास हो गया बेटा मॉलिक्यूलर मास को इसके फैक्टर के साथ डिवाइड कर दो, कहानी खत्म हो गया। फिर यहां पर आ जाओ तो n फैक्टर के लिए ये वाला H प्लस आपका बाहर निकल सकता है, ये नहीं निकलेगा, ये भी नहीं निकलेगा, तो n फैक्टर कितना हो गया बेटा 1 हो गया। इक्विवेलेंट मास क्या होगा, तो मॉलिक्यूलर मास बाय क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब भी ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड या हाइपोफॉस्फोरस एसिड की बात सोचते हैं या और कोई भी फॉस्फोरस कंटेनिंग एसिड की बात सोचते हैं, तो सबसे पहले आपको उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद आपको उसकी n फैक्टर निकालनी होगी। ठीक है, तो पहले इसको जरा कॉपी करो, कुछ और एग्जांपल हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम लोग सेकंड एक्सेप्शन बात करते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड के बारे में। ऑर्थोबोरिक एसिड, अच्छा ऑर्थोबोरिक एसिड कैसे बेटा, जैसे BOH, ये हो गया आपके पास OH और ये हो गया आपके पास OH, दिस इज अ ऑर्थोबोरिक एसिड, या फिर आप चाहें तो इसको H3BO3 भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहां पे भी आप देख रहे होगे कि सर 3H प्लस बाहर निकल रहा है, मतलब n फैक्टर 3 हो रहा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कारण क्या है, कारण ये है कि सर जैसी मैं इसको वाटर के कांटेक्ट में लेकर के आऊंगा, ठीक है, तो सर ये जो है एक प्रकार का बेटा लुईस एसिड है। कौन सा एसिड है, लुईस एसिड है। अब लुईस एसिड है तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करने का काम करता है। यहां पे देखो ऑक्सीजन के पास क्या है बेटा, लोन पेयर मौजूद है। लोन पेयर क्या करेगा, ये बोरोन एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों, क्योंकि सर बोरोन एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, इसलिए ऑक्सीजन के लोन पेयर को ये एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है भाई, ये दिया और ये लिया तो लेन देन के बीच में क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। भाई अगर मैं 500 रुपया आपको पकड़ा दूं ना फ्री फोकट में, तो कल से आप मेरे पीछे पीछे दौड़ोगे, क्योंकि मेरा और आपके बीच में एक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो चुकी है। सिमिलरली यहां पर भी है, ये दिया ये लिया तो लेन देन के बीच में क्या बन जाएगा बेटा, बॉन्ड बन जाएगा। मतलब BOH ये हो गया OH, यहां पर भी हो गया सर OH, और यहां पर हो गया OH और फिर हो गया H। देने का काम किया ऑक्सीजन और लेने का काम किया सर बोरोन। समझ रहे बात को, यहां पे चाहो तो नेगेटिव दे लो आप। अब अगेन यहां पे ऑक्सीजन पर जब पॉजिटिव चार्ज आ गया, दिस इज अ लेस स्टेबल, क्योंकि ऑक्सीजन पे जनरली पॉजिटिव चार्ज तो एग्जिस्ट करते नहीं है। तो इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए मजबूरन इस वाले हाइड्रोजन के बॉन्ड को हमें ऑक्सीजन को देना पड़ेगा। और जैसे ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को ऑक्सीजन ने खींचा, ये बन गया बेटा BOH का होल 4, ये हो गया माइनस, और साथ में रिलीज कर गया आपके पास H प्लस। ये वाला H प्लस आपका बाहर निकल गया। तो कितना H प्लस भागा, एक H प्लस भागा, दैट मीन्स इसका n फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया। और इक्विवेलेंट मास की बात करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास बाय क्या होगा, 1 होगा। तो ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद अगर बेटा हम लोग थर्ड बात करते हैं, यहां पे थर्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कंपाउंड। आप नाइट्रोजन कंपाउंड भी यहां पे सोच सकते हैं। जैसे अगर मैं अमोनिया के बारे में बात करता हूं, दिस इज H और ये हो गया बेटा H, अमोनिया है आपका। 3H प्लस दिखता है तो बच्चे पहली फुर्सत में सोचते हैं कि सर इसका n फैक्टर कितना होगा, 3 होगा, लेकिन इसका 3 नहीं होता बल्कि 1 होता है। कैसे, आप जरा देखते हैं। सबसे पहले आप इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे, है ना। नाइट्रोजन के पास है बेटा लोन पेयर। अब जिसके पास लोन पेयर होता है ना, वो बिहेव करता है लुईस बेस के तरह। किसके तरह बेटा, लुईस बेस के तरह बिहेव करता है। अब ध्यान देना कि हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होती है और OH पे माइनस चार्ज होती है। अरे होती है ना सर। लोन पेयर किसको मिल जाएगा, हाइड्रोजन को, क्योंकि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। अब हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बनाता है, तो ये लोन पेयर जब हाइड्रोजन को मिला तो हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा, तो मजबूरन ये वाला बॉन्ड को ऑक्सीजन क्या करेगा, खींचेगा। क्यों, क्योंकि सर हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है। अगर हाइड्रोजन इससे जुड़ा है तो इससे नहीं जुड़ेगा, और अगर इससे जुड़ गया तो सर ये वाला बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा ना। ये वाला बॉन्ड क्या कर लिया, तोड़ लिया, तो बना क्या, NH। यहां पर हो गया सर हाइड्रोजन, है ना। देने का काम ये किया तो बन गया पॉजिटिव, और रिलीज क्या कर गया बेटा, तो OH माइनस रिलीज कर गया।
बताओ कितना OH माइनस रिलीज किया, एक, दैट मींस इसका n फैक्टर कितना होगा 1। अब चूंकि ये OH माइनस रिलीज कर रहा है इसीलिए हम लोग इसको बेस कहते हैं। क्या बोलते हैं, बेस। तो अमोनिया एक प्रकार का बेस है, क्यों, क्योंकि सर वाटर के साथ कंबाइन करने के बाद OH माइनस की फॉर्मेशन होती है। तो n फैक्टर हो गया बेटा 1 और इक्विवेलेंट मास क्या होगा, तो मॉलिक्यूलर मास बाय 1 सोचेंगे। कर सकते हैं, पहले इसको कॉपी कर लें, इसके बाद फिर हम आगे कुछ और एग्जांपल लेके चलेंगे। चलिए बच्चों, इसी में अगर हम लोग देखते हैं सेकेंड में, जैसे अगर मान लो मैं बात करता हूं कि R आप NH2 है आपके पास, दिस इज अ 1 डिग्री अमीन। क्या है बेटा, 1 डिग्री अमीन। भाई अगर आप अमोनिया को ध्यान से देखते हैं तो यहां से एक हाइड्रोजन को हमने कम किया है और हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ पे R लगा दिया है। R को कहने का मतलब अल्काइल ग्रुप है ना, तो यहाँ पे R हमने लगा दिया। अब यहाँ पे आप वाटर लेकर के आ जाओ। क्या लेके आएंगे बेटा, वाटर लेके आएंगे। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, कैसा बिहेव करेगा, लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा। अब लुईस बेस है तो अपना लोन पेयर किसको डोनेट करता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। मतलब यहां पर हो गया पार्शियल पॉजिटिव, ये हो गया पार्शियल नेगेटिव। तो लोन पेयर किसको मिलेगा, H प्लस को। ये वाला बॉन्ड कौन खींचेगा, ऑक्सीजन, क्योंकि सर हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है। अगर हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ना चाह रहा है तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड को खत्म करना होगा। तो हाइड्रोजन किससे जुड़ेगा, नाइट्रोजन के साथ, तो बना देगा क्या, RNH2 और इधर जुड़ गया सर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन देने का काम किया तो बन गया पॉजिटिव। और यहां पर ऑक्सीजन खींच लिया बॉन्ड को तो बन गया OH माइनस। n फैक्टर कितना हो गया बेटा 1। इक्विवेलेंट मास निकालोगे तो क्या होगा बेटा, मॉलिक्यूलर मास बाय 1। ठीक है, उसी तरीके से अगर मान लो मैं ऐसा ले लेता हूं कि सपोज दैट कि आपके पास है CH2NH2, यहां पर देखिए CH2 और ये हो गया बेटा NH2। अच्छा एक चीज नोटिस कर रहे हो कि सर यहां पर नाइट्रोजन में जितना लोन पेयर था वही उसका n फैक्टर बन रहा है, कि सर यहां पे एक लोन पेयर था एक n फैक्टर बना, या फिर जितना NH2 ग्रुप था, एक NH2 ग्रुप था, n फैक्टर बन गया सर एक। पिछले वाले केस में भी देख लो कि सर एक NH2 ग्रुप था, n फैक्टर कितना बना, एक बना। लेकिन जब दूसरा क्वेश्चन आपने देखा तो NH2 कितना हो गया, 2 हो गया सर, एक यहां पर एक यहां पर। एक वाटर यहां पे कंबाइन होगा, एक वाटर यहां पे कंबाइन होगा, तो 2 अलग अलग बन जाएंगे ना बेटा। मतलब यहां पे भी आप वाटर सोचना पड़ेगा और यहां पर भी सर आपको वाटर सोचना पड़ेगा। वही प्रोसेस अप्लाई करो कि सर ये लोन पेयर इसको देगा, बॉन्ड खींच लेगा, सर लोन पेयर इसको देगा, बॉन्ड खींच लेगा। तो बताओ यहां से एक OH माइनस छोड़ा और एक OH माइनस यहां से छोड़ा, CH2NH3 प्लस, नीचे वाले में क्या हो गया बेटा, CH2 और NH3 प्लस हो गया। कर सकते हैं, यहां वाला एक OH छोड़ा और यहां वाला एक OH छोड़ा, कितना OH माइनस निकला, 2। मतलब n फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया। इक्विवेलेंट मास हो गया बेटा मॉलिक्यूलर मास बाय 2। सिंपल सा तरीका है, जितना NH2 का पार्ट है वही उसका क्या बन रहा है, n फैक्टर बन रहा है। कर सकते हैं। इसके बाद बेटा हम लोग एक और एग्जांपल सोच सकते हैं, वो है आपके पास हाइड्राजीन वाला। कौन सा, हाइड्राजीन वाला। तो हाइड्राजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, ये होता है NH2 और ये हो गया आपके पास NH2। इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं बेटा हाइड्राजीन। अब आप देखो ध्यान से, अगर मैं अभी बोलूं कि सर आपने बोला कि जितना NH2 का पार्ट होगा वही उसका n फैक्टर बनेगा, यहां पे NH2 2 है, मतलब यहां पे n फैक्टर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। जैसे ही सोचोगे ये गलत हो जाएगा आपका। करेक्ट कैसे होंगे, सबसे पहले आप वाटर लेकर के आओ। क्या लेके आएंगे बेटा, वाटर लेके आएंगे। अगर मान लो मैं यही वाला अभिक्रिया कराऊं, यहाँ पे लोन पेयर H प्लस को मिला, बॉन्ड खींच लिया, लोन पेयर सर H प्लस को मिला, बॉन्ड आपका ऑक्सीजन खींच लिया, क्या रिजल्ट बना, यहां से तो रिलीज हो गया OH माइनस, यहां से भी रिलीज हो गया OH माइनस, बट ये हो गया आपके पास NH3 प्लस और यहां भी हो गया आपके पास NH3 प्लस। अब क्या होगा सर, दोनों पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्शन बढ़ेगी आपकी, और जब रिपल्शन बढ़ेगा तो ये वाला बॉन्ड आपकी ब्रेक हो सकती है, तो कंपाउंड की अस्तित्व ही खत्म हो गई आपकी, है कि नहीं। तो ये वाला प्रोसेस आपको जनरली देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका आप कैसे निकाल सकते हैं, तो इसके लिए मैं यहां पे लेके चल रहा हूं कि NH2 और ये हो गया बेटा NH2,
यहां पे भी लोन पेयर और यहां पर भी लोन पेयर। मैं ऐसा करूं कि एक ही वाटर मॉलिक्यूल लेकर के आया, यहां पे लेके आ गए थे दो, तो दो लेकर के आए तो इंटर आयोनिक रिपल्शन देखने को मिल गया, ये वाला अस्तित्व खत्म हो जाएगा क्योंकि रिपल्शन होने से ये वाला बॉन्ड आपकी ब्रेक हो सकती है। लेकिन अगर एक वाटर लेकर के आएंगे तो ये लोन पेयर H+ को मिलेगा, बॉन्ड ऑक्सीजन खींचेगा, रिजल्ट क्या बना, OH- बाहर निकला, यहां हो गया सर NH3+ और ये हो गया सर आपके पास NH2। अब देखो तो पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर के बीच में कोई रिपल्शन नहीं होगा, मतलब ये वाला सही हो जाएंगे। एन फैक्टर कितना होगा सर 1, क्यों, क्योंकि सर एक ही OH- रिलीज किया ना, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा सर, तो मॉलिक्यूलर मास बाई 1 होगा। तो ये कुछ कुछ एक्सेप्शन के आधार वाले पार्ट हैं जो ध्यान देना बड़ा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। कॉपी करो, बात करते हैं हम लोग आगे कुछ और पॉइंट के बारे में। चलिए बच्चों, इसके बाद हम वो डिस्कस जो करने वाले हैं वो है आपके पास ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? अगर मैं ग्राम इक्विवेलेंट बोलता हूं, दिस इज अ वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, जैसे अगर मैं ग्राम इक्विवेलेंट सोचूंगा, वेट ऑफ सॉल्यूट को आप WA कह लीजिए और इक्विवेलेंट मास को आप क्या कह लीजिए, E कह लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपके पास बेटा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। अगर मिलीग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट की बात किया जाए ना, तो इसको ग्राम से मिली में बनाने के लिए आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब अगर मैं लिख दूं यहां पे मिलीग्राम इक्विवेलेंट, तो आप क्या करोगे कि जो ग्राम इक्विवेलेंट आया था इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, ग्राम इक्विवेलेंट आपका क्या बन जाएगा, मिलीग्राम इक्विवेलेंट बन जाएगा। तो आपको मैंने एन फैक्टर निकालना सिखाया, आपको हमने इक्विवेलेंट मास निकालना सिखाया, आपको हमने ग्राम इक्विवेलेंट को भी निकालना सिखा दिया है। अगर ये दो चीजें समझ में आ गई है तो अब नॉर्मलिटी बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी। पहले इसको कॉपी करो, नॉर्मलिटी तक हम लोग पहुंचते हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं नॉर्मलिटी के बारे में। क्या होता है नॉर्मलिटी? हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट that can be dissolved in 1 liter of the solution, called normality। ठीक ना, जैसे अगर कैपिटल N की बात करते हैं, दिस इज अ नॉर्मलिटी। ठीक है, फिर अगर मैं बात करता हूं बेटा ग्राम इक्विवेलेंट की, दिस इज अ ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। फिर एक मैं लेता हूं यहां पे VL, इसको आप कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देन नॉर्मलिटी बराबर क्या होगा बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। दिस इज अ नॉर्मलिटी। ठीक है, अगर वॉल्यूम आप सोच लिए बेटा 1 लीटर, वॉल्यूम कितना सोच लिए, 1 लीटर सोच लिए, तो वैसे सिचुएशन पे नॉर्मलिटी किसके बराबर हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएगा। मतलब अगर किसी भी सॉल्यूशन की वॉल्यूम 1 लीटर हो जाए, उस दौरान सॉल्यूट का जो ग्राम इक्विवेलेंट होगा वही उसका क्या बनेगा, नॉर्मलिटी बनेगा। मतलब 1 लीटर के सॉल्यूशन में सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट अगर 5 है तो इसकी नॉर्मलिटी कितनी होगी, 5 नॉर्मल होगी। ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं यहां पर एग्जाम्पल सोच लो, जैसे अगर मान लो आपके पास वॉल्यूम आपके पास 1 लीटर है, वॉल्यूम कितना है बेटा, 1 लीटर है सॉल्यूशन का, और सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट है आपके पास कितना, 5 नॉर्मल, सॉरी 5 है आपके पास। सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो गया, 5 हो गया। देन नॉर्मलिटी आपको कितना मिल जाएगा बेटा, 5 नॉर्मल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 5 नॉर्मल। इसका मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम अगर 1 लीटर का हो जाए
उस दौरान सॉल्यूट का जितना ग्राम इक्विवेलेंट होगा वही उसका नॉर्मलिटी बनने वाला है। ठीक है, इसके बाद हम लोग यूनिट की बात सोचते हैं। किसकी बात सोच रहे हैं? यूनिट की। तो अगर आप ग्राम इक्विवेलेंट की बात करते हैं तो ग्राम इक्विवेलेंट जस्ट लाइक अ मोल, जैसे मोलारिटी में आपको मोल एक फंडामेंटल यूनिट की तरह काम कर रहा था, उसी तरीके से नॉर्मलिटी में भी ग्राम इक्विवेलेंट एक फंडामेंटल यूनिट की तरह काम करेगा। तो आपका यूनिट क्या मिलेगा यहाँ पे? ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम का यूनिट क्या हो गया बेटा? लीटर हो गया। आप सोच सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, या फिर आप चाहे तो कह सकते हैं क्या ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स कह लीजिए, या फिर इसी को कहते हैं बेटा नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। और नॉर्मल को दिखाते हैं कैपिटल एन के साथ। अच्छा, मोलारिटी वाला में मैंने ये भी बताया था कि ये अगर कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करेगा तो वैसा कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो नॉर्मलिटी में भी वॉल्यूम का जिक्र हो रहा है ना, इसका मतलब टेम्परेचर का बात यहां पर भी हो। तो आप कह सकते हैं एक और पॉइंट, नॉर्मलिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ड्यू टू, क्यों बेटा? ड्यू टू दे डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम, है कि नहीं? और आपको पता है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? टेम्परेचर। और नॉर्मलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। मतलब नॉर्मलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया। अगर आप इन दोनों को मिला देते हैं तो जहां पे वॉल्यूम है वहां पे टेम्परेचर इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। तो नॉर्मलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया बेटा? टेम्परेचर हो गया। यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नॉर्मलिटी कम हो जाएगा आपका, टेम्परेचर कम करेंगे तो नॉर्मलिटी आपका क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपका नॉर्मलिटी के बारे में। पहले इसको कॉपी करो, इसके बाद न्यूमेरिकल्स के आधार पे हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग आगे की ओर अगर बढ़ते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है, टाइप वाइज न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग यहाँ पे। गिवन ऑन क्वेश्चन पे क्या दिया जा सकता है? सबसे पहले दे सकता है वेट ऑफ सॉल्यूट और दूसरा दे सकता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नॉर्मलिटी का बेसिक सा फॉर्मूला हम लोग क्या देखें? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यानी कि ग्राम इक्विवेलेंट को क्या लिखते हैं? WA बाई इक्विवेलेंट मास, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में डिवाइड बाई 1 हो गया। देयरफॉर नॉर्मलिटी बराबर क्या मिला बेटा? 1 तो ऊपर चला जाएगा ना, तो WA बाई इक्विवेलेंट मास इनटू 1 अपॉन क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर हो जाएगा। जैसे इस आधार पर अगर न्यूमेरिकल्स करो, क्वेश्चन कह रहे कैलकुलेट द नॉर्मलिटी व्हेन 4.9 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन 0.25 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। वेट कितना है बेटा? 4.9 ग्राम है। WA हो गया आपके पास 4.9 ग्राम। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट मास निकाले। फॉर्मूला जानते हैं, मॉलिक्यूलर मास बाई क्या होता है? n फैक्टर होता है। और सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बेटा? ये होता है आपके पास 98 ग्राम पर मोल। यहां पर हो गया आपके पास 98 ग्राम, और n फैक्टर कितना हो गया? तो सर 2 ही H+ बाहर निकल सकते हैं, तो n फैक्टर कितना हो गया? 2। यानी इक्विवेलेंट मास कितना हो गया? 49। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या दिया गया है बेटा? 0.25 लीटर दिया गया है। तो नॉर्मलिटी का ये वाला फॉर्मूला लगा लो, WA बाई इक्विवेलेंट मास इंटू 1 अपॉन V, दैट इज नॉर्मलिटी बराबर WA कितना हो गया? 4.9, इक्विवेलेंट मास हो गया सर 49 इंटू 1 अपॉन 0.25। ठीक है, इसके बाद पॉइंट हटेगा, नीचे आ जाए कितना बेटा? 10। इससे ये कटा। अब एक काम कर लो, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 100, 25 चौका 100, यानी सॉल्व करेंगे आएगा 0.4। कर सकते हैं? कॉपी करें। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों, आगे की ओर अगर हम लोग बढ़ते हैं तो नेक्स्ट है, व्हाट इज द नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व इन 0.1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना है बेटा? 4 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना होता है? तो सर सोडियम का हो गया 23 ग्राम, ऑक्सीजन का हो गया 16 ग्राम, हाइड्रोजन को हो गया 1 ग्राम, यानी सॉल्व करेंगे आएगा 40 ग्राम पर मोल।
ठीक है। और इक्विवेलेंट मास निकालेंगे, फॉर्मूला जानते हैं मॉलिक्यूलर मास बाई एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 40, एन फैक्टर यानी कितना OH निकलेगा, एक निकलेगा, तो एन फैक्टर हो गया 1, वैल्यू मिल जाएगा 40। और वॉल्यूम आपके पास कितना है बेटा, तो 0.1 लीटर है। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला लगा लो, WA बाई इक्विवेलेंट मास इंटू 1 अपॉन क्या होगा, VL होगा, दैट इज नॉर्मलिटी। WA कितना 4, इक्विवेलेंट मास 40 इंटू 1 अपॉन 0 पॉइंट क्या होगा बेटा 1 हो जाएगा। ये पॉइंट हटेगा, 0 खत्म, 4 से 4 गया, आपके पास आंसर कितना आया 1 नॉर्मल आंसर आ चुका है। कर सकते हैं, कॉपी करें, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए आगे की ओर अगर बढ़ते हैं बेटा, तो नेक्स्ट है टाइप नंबर 2। क्या कह रहा है क्वेश्चन पे, WA यानी वेट ऑफ सॉल्यूट दिया जाए और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml के फॉर्म में दिया जाए। तो अभी आपने नॉर्मलिटी का फॉर्मूला देखा था, WA बाई इक्विवेलेंट मास इंटू 1 अपॉन क्या होता है, VL होता है। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले जो VML है ना, इसको लीटर बनाना होगा, और VML को लीटर में बनाने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा बेटा VL, दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकेंड को उठा के फर्स्ट में रख दो। पुटिंग द इक्वेशन सेकेंड ऑन इक्वेशन नंबर 1। अगर सेकेंड वाले को उठा के आप फर्स्ट पे रखते हैं तो नॉर्मलिटी बराबर क्या मिलेगा, WA बाई इक्विवेलेंट मास इंटू 1000 डिवाइड बाई क्या होगा बेटा VML हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला आपको तभी इस्तेमाल करना है जब क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml के फॉर्म में दिया जाता हो। किस फॉर्म में, ml के फॉर्म में। जैसे क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन वेयर 4.9 ग्राम H2SO4 इज डिजॉल्व इन 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन। वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितना है बेटा, 4.9 ग्राम है सर। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितना होता है बेटा, तो 98 ग्राम होता है सर। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, तो मॉलिक्यूलर मास बाई एन फैक्टर हो गया, यानी 98 और एन फैक्टर कितना हो गया बेटा 2 हो गया, क्योंकि 2 ही H प्लस निकल सकता है ना सर। तो कितना हो गया 49 हो गया आपके पास। वॉल्यूम कितना दिया गया बेटा, ml में दिया गया है 250 ml। तो वॉल्यूम अगर ml में हो तो आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नॉर्मलिटी बराबर फॉर्मूला क्या होगा, WA बाई इक्विवेलेंट मास इंटू 1000 डिवाइड बाई होंगे VML। सॉल्व करके देखें, WA हो गया सर 4.9, इक्विवेलेंट मास हो गया आपके पास 49 इंटू 1000 एंड वॉल्यूम हो गया बेटा 250। इससे कितना बार में गया, 4 बार में, पॉइंट हटेगा, यहाँ पे आ जाएगा, इसको यहाँ से कट करो, तो नॉर्मलिटी बराबर हो गया 0.4 नॉर्मल। आसान है, कर सकते हैं। चलिए कॉपी करिए, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर अगर बढ़ते हैं बेटा, तो व्हाट इज द नॉर्मलिटी व्हेन 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। तो वेट इस बार कितना दे दिया गया बेटा, 4 ग्राम दे दिया। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको पता है कि 40 ग्राम पर मोल होता है। इक्विवेलेंट मास निकालेंगे, फॉर्मूला जानते हैं मॉलिक्यूलर मास बाई एन फैक्टर। किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, वही ना सॉल्यूट है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 40 और इसमें कितना OH निकल सकता है, सिर्फ एक, तो एन फैक्टर हो गया 1, यानी इक्विवेलेंट मास हो गया बेटा 40। अच्छा, वॉल्यूम ml के फॉर्म में दिया गया बेटा कितना, 100 ml, यानी फॉर्मूला कौन सा लगेगा, नॉर्मलिटी बराबर WA अपॉन इक्विवेलेंट मास इंटू 1000 डिवाइड बाई क्या होगा VL। कर सकते हैं, सारे वैल्यूज को पुट करें, WA हो गया 4 अपॉन 40 इंटू 1000 और वॉल्यूम हो गया बेटा 100। इसको सॉल्व करके देखेंगे तो आपका आंसर कितना मिलेगा, 1 नॉर्मल मिल जाएगा। कर सकते हो, बहुत आसान सा था। एक PMT में क्वेश्चन पूछा गया है 1999 में। क्वेश्चन क्या है इसको भी देख ले जरा। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ डाई बेसिक एसिड, मॉलिक्यूलर वेट दिया गया 200, शुड बी प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन टू गिव स्ट्रेंथ ऑफ 0.1 नॉर्मल। तो नॉर्मलिटी जानते हैं बेटा क्या होता है, WA बाई इक्विवेलेंट मास इंटू 1000 डिवाइड बाई क्या होगा VML होगा। आपको वेट निकालना है, क्या निकालना है, वेट। अच्छा, नॉर्मलिटी कितना हो गया बेटा, देखो तो 0.1 हो गया ना, WA और इक्विवेलेंट मास किसका निकालना होगा, डाई बेसिक एसिड, मॉलिक्यूलर मास है 200,
तो सर इक्विवेलेंट मास निकालो, मॉलिक्यूलर मास बाय n फैक्टर। मॉलिक्यूलर मास कितना दिया गया? 200। ये हो गया सर 200। डाई बेसिक एसिड है, मतलब कितना आपका H प्लस छोड़ रहा होगा? 2H प्लस छोड़ रहा होगा। ये 2 हो गया आपके पास, कितना मिल जाएगा बेटा? 100 मिल जाएगा। यानी कि इक्विवेलेंट मास हो गया सर 100 इंटू 1000 बटा हो गया वॉल्यूम कितना बेटा? 100 ml हो गया। जरा सॉल्व करके देखो कितना आता है। ये पॉइंट हटा, नीचे आ गया 10, 0 से 0, 0, 0, 3 0 गया, 3 0 यहाँ पे चला गया। तो WA बराबर कितना मिल जाएगा? 1 ग्राम मिल जाएगा। कौन सा करेक्ट आंसर है देख लोगे जरा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। कर सकते हैं, कॉपी करें। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों आगे की ओर अगर बढ़ते हैं तो नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 3, परसेंट W/V दिया जाता हो। तो परसेंट W/V में सबसे पहले तो आपको तीनों चीज प्रेडिक्ट करना पड़ेगा बेटा। सॉल्यूट एक प्रेडिक्ट करना होगा आपको, सॉल्वेंट, और तीसरा आपको निकालना पड़ेगा सॉल्यूशन। ठीक है। अब जब भी परसेंटेज का जिक्र आता है, सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? फिक्स 100%। अब 100% में से सॉल्यूट कितना है बेटा? X%। जो बच गया वो क्या होगा सर? सॉल्वेंट होगा। और आपको पता है कि ऊपर वाला ये सॉल्यूट की बात करता है, यानी ग्राम के फॉर्मेट में होगा, और नीचे वाला सर सॉल्यूशन की बात करता है, यानी वॉल्यूम है तो ml की बात होगा। मतलब 100 ml यहां पर होगा और ये ग्राम होगा आपके पास। और ये भी पता है कि सर अगर ml के फॉर्म में सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट भी आपका किस फॉर्म में होगा? ml के फॉर्म में होगा। यानी वेट मिल गया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में मिल गया, तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं हम। ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द नॉर्मलिटी ऑफ 4% W/V सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। आपके पास है बेटा 4% W/V सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। इसका मतलब सॉल्यूट जो होगा वो कितना होगा? 4 ग्राम होगा। दिस इज अ WA। और सॉल्यूशन जो होगा वो आपका कितना होगा सर? तो 100 ml होगा। वो भी कितना होगा? तो भी ml के फॉर्म में लेके चलेंगे, भी ml के फॉर्म में लेके चलेंगे। ठीक है। अब नॉर्मलिटी निकालने के लिए इक्विवेलेंट मास निकालना पड़ेगा ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना इक्विवेलेंट मास होता है? 40। 3 मरतबा कर चुके हैं अभी। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला लगा लो, WA बाई इक्विवेलेंट मास इंटू 1000 डिवाइड बाई क्या होगा बेटा? VmL हो जाएगा। सारे वैल्यूज को जरा पुट करो। नॉर्मलिटी बराबर WA हो गया सर 4/40 इंटू 1000, वॉल्यूम हो गया सर 100। सॉल्व करेंगे कितना मिल जाएगा बेटा? एक नॉर्मल मिल जाएगा। एक तो ये तरीका है सॉल्व करने का। ठीक है। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं ट्रिक के आधार पे। क्वेश्चन पे अगर दे दिया जाए X% W/V, कोई भी सॉल्यूशन दे दिया जाए, तो नॉर्मलिटी डायरेक्ट निकाल लीजिएगा। X% W/V इंटू 10 अपॉन इक्विवेलेंट मास। जैसे अगर मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करूं इस वाले क्वेश्चन में, कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना कौन सा? परसेंट W/V इंटू 10 अपॉन इक्विवेलेंट मास। ठीक है। तो परसेंट W/V कितना है बेटा? 4%। तो 4 गुने 10 और इक्विवेलेंट मास कितना होता है? 40। सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा? एक नॉर्मल मिल जाएगा। चाहो तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर लो या फिर आप इसको ऐसे सॉल्व कर लो, बात बराबर आने वाला है। ठीक है। पहले इसको कॉपी करो, फिर नेक्स्ट टाइप की तरफ मूव करते हैं। इसके बाद अगर हम डिस्कस करते हैं बेटा टाइप नंबर 5। क्या है टाइप नंबर 5 में? क्वेश्चन में परसेंट W/W के साथ साथ स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दिया जाए या फिर आपको वहां पे डेंसिटी दे दिया जाए। तो ऐसे सिचुएशन पे नॉर्मलिटी डायरेक्ट फाइंड आउट करना, परसेंट W/W बाई SG मैं बोल रहा हूं स्पेसिफिक ग्रेविटी को, है ना, इंटू 10 अपॉन होगा बेटा इक्विवेलेंट मास। आप इस वाले फॉर्मूले को डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे, बशर्ते कि क्वेश्चन में हमारे पास 2 चीजें होनी चाहिए, परसेंट W/W, दूसरा स्पेसिफिक ग्रेविटी, या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी के जगह पे डेंसिटी दे जाए, तब जाके इस वाले फॉर्मूले को इस्तेमाल करना है। जैसे क्वेश्चन है, देख लें जरा। कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ H3PO4 हैविंग प्योरिटी ऑफ 70% W/W। आपके पास परसेंट W/W है बेटा 70%, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.50, यानी SG आपको कितना मिल गया? 1.54 मिल गया। सॉरी 50 बोला गया था।
है ना। तो नॉर्मलिटी डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे हम लोग, परसेंट W/W इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 10 अपॉन क्या होगा, इक्विवेलेंट मास होगा, दैट इज नॉर्मलिटी। परसेंट W/W कितना है बेटा, 70%, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.54 इंटू 10 और इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO4 कितना होता है, 98 होता है, 98/3 हो जाएगा ना। इक्विवेलेंट मास कितना होगा बेटा, मॉलिक्यूलर मास बाई 3 होगा। मॉलिक्यूलर मास होता है बेटा 98, यानी 98/3 आप सोच सकते हैं। तो इसमें 98/3 हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो नॉर्मलिटी कितना मिल जाएगा, तो आएगा बेटा 33.0 नॉर्मल। ठीक है, तो बेसिकली नॉर्मलिटी इक्वल टू परसेंट W/W इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 10 अपॉन इक्विवेलेंट मास वाला फॉर्मूला आप कब इस्तेमाल करोगे, जब क्वेश्चन में परसेंट W/W के साथ स्पेसिफिक ग्रेविटी हो या फिर डेंसिटी दिया गया हो, जैसे इस वाले क्वेश्चन की बात आप कर रहे हैं। ठीक है, इसको कॉपी करो, फिर आगे की ओर मूव करते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट द amount of oxalic acid required to prepare 500 ml of its normal 0.1 solution। आपके पास इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड है बेटा 63, है ना। वॉल्यूम दिया गया है ml के फॉर्म में कितना बेटा, 500 ml। नॉर्मलिटी आपके पास कितना है बेटा, 0.1 नॉर्मल है। आपको फाइंड आउट करना है WA का वैल्यू कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, WA बाई इक्विवेलेंट मास इंटू 1000 बटा क्या होगा, VML होगा। नॉर्मलिटी 0.1, WA आपको चाहिए, इक्विवेलेंट मास 63 इंटू 1000 बटा क्या होगा, 500 होगा। इससे कितना बार में चला जाएगा, 2 बार में। तो WA अगर आप फाइंड आउट करते हैं तो 0.1 इंटू 63 बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, आएगा। यानी कि सॉल्व करेंगे आएगा 6.3/2, यानी सॉल्व करेंगे तो 3.15 ग्राम आप इसको लेके चलेंगे। कर सकते हैं, कॉपी करो, मूव करते हैं आगे। चलिए बच्चों, आगे की ओर अगर हम लोग बढ़ते हैं तो नेक्स्ट है नॉर्मलिटी ऑन डाइल्यूशन एंड मिक्सचर। ये सिमिलर बनेगा आपका जैसे मैंने मोलारिटी के केस में आपको समझाया था। सपोज करो कि यहां पर हमारे पास सॉल्यूशन नंबर 1 है और इस सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी N1 है और वॉल्यूम आपके पास V1 है। तो जब आप इसको डाइल्यूट करेंगे, क्या करेंगे बेटा, डाइल्यूट करेंगे। तो डाइल्यूट करने के लिए आप वाटर को ऐड करोगे ना, यानी सॉल्वेंट को मिलाओगे। जैसे आप वाटर को ऐड करेंगे, सॉल्वेंट बढ़ाएंगे तो सॉल्यूशन 2 तक पहुंच जाएगा। भाई सॉल्यूशन पतला हो चुका है, तो इसकी नॉर्मलिटी N2 हो गई और वॉल्यूम क्या हो गई, V2 हो गई, है ना। और हम लोग जानते हैं नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब इस ग्राम इक्विवेलेंट को आपको स्थिरांक मान लेना है, कांस्टेंट मान लेना है। क्या मान लेना है, कांस्टेंट, क्योंकि आपने सिर्फ सॉल्वेंट को बढ़ाया है, सॉल्यूट तो वही है आपका ना। तो भाई सॉल्यूट का आपने चेंज नहीं किया है, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट भी क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा। तो क्या लिख सकते हैं, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट लिख सकते हैं। देयरफॉर इस वाले सॉल्यूशन के लिए बोलें तो N1 V1 इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा बेटा, है कि नहीं। और इस वाले सॉल्यूशन के लिए बोले तो क्या होगा, N2 V2 इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। अब राइट वाला पार्ट आपका कांस्टेंट है, लेफ्ट वाला क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी N1 V1 इक्वल टू लिख सकते हैं आप, N2 V2 लिख सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा जब क्वेश्चन हमारे पास डाइल्यूशन वाली होती है। कौन सी होती है, डाइल्यूशन वाली होती है। लेकिन अगर मान लो मिक्सचर की बात आप सोचते हैं, किसकी बात सोच रहे हैं, मिक्सचर की बात सोच रहे हैं। तो मिक्सचर कहने का मतलब 2 सॉल्यूशन को आपस में मिक्स करना है, मिलाना है। जैसे एक सॉल्यूशन है आपके पास सॉल्यूशन नंबर 1, इसकी नॉर्मलिटी हो गई सर N1 और वॉल्यूम हो गया आपके पास V1। ना इसके बाद हम लोग लेके चलते हैं सॉल्यूशन नंबर 2, इसकी नॉर्मलिटी हो गई सर N2 और वॉल्यूम हो गया सर V2। अब आप इन दोनों को मिक्स कर देंगे, दिस इज मिक्स। तो मिक्स करने के बाद नॉर्मलिटी को मैं N टोटल कह रहा हूं और वॉल्यूम को मैं V टोटल कह रहा हूं। अब एक बात को जरा समझना, अगर इस सॉल्यूशन में 10 लीटर सॉल्यूशन था और इस सॉल्यूशन में 10 लीटर सॉल्यूशन था, तो इस सॉल्यूशन पे कितना होगा सर, 10 लीटर यहां से
10 लीटर यहां से, तो 20 लीटर का सॉल्यूशन हो गया ना। यानी टोटल वॉल्यूम आपको कैसे मिला, V1 प्लस V2 को जोड़ने से मिला। अब एक बात और समझ सकते हैं कि N टोटल और V टोटल ये कब मिला होगा भाई, ये कब मिला होगा जब इन दोनों को जोड़ दिए होंगे। मतलब N1 V1 प्लस क्या किए होंगे, N2 V2 किए होंगे। दैट मीन्स N टोटल, V टोटल क्या लिख सकते हैं, V1 प्लस V2 इज इक्वल टू होगा बेटा N1 V1 प्लस N2 V2। दैट मीन्स N टोटल बराबर लिख सकते हैं क्या, N1 V1 प्लस N2 V2 डिवाइड बाई क्या हो गया, V1 प्लस V2 हो गया। ये वाला कंडीशन आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा जब दो से ज्यादा सॉल्यूशन या फिर दो सॉल्यूशन को आपस में आप मिक्स करके चलेंगे। ये हो गया डाइल्यूशन की कंडीशन और ये हो गया आपका मिक्सचर की कंडीशन। पहले कॉपी करो, फिर एसिड बेस वाला कॉन्सेप्ट भी यहां पे इस्तेमाल करते हैं। चलिए बच्चों आगे की ओर अगर बढ़ते हैं बेटा, तो नेक्स्ट है इन एसिड बेस कंडीशन। देखो एसिड बेस कंडीशन में क्या होगा, सबसे पहला मैं लेके चल रहा हूं केस नंबर 1। मान लो नॉर्मलिटी ऑफ एसिड एंड वॉल्यूम ऑफ एसिड ये ज्यादा हो गया इन कंपेरिजन टू नॉर्मलिटी ऑफ बेस एंड वॉल्यूम ऑफ बेस। तो जाहिर सी बात है कि सर एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है ना, तो सॉल्यूशन एसिडिक बनेगा आपका। फिर अगर मान लो मैं केस नंबर 2 की बात करता हूं, इस वाले केस में ऐसा कह लूं कि सर नॉर्मलिटी ऑफ बेस एंड वॉल्यूम ऑफ बेस ये ज्यादा हो गया इन कंपेरिजन टू नॉर्मलिटी ऑफ एसिड एंड वॉल्यूम ऑफ एसिड। तो इस वाले केस में आप देख सकते हैं कि बेसिक कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो चुका है, तो आपका सॉल्यूशन कैसा बन रहा होगा, बेसिक बन रहा होगा। फिर एक और केस आ सकता है हमारे पास, केस नंबर 3 वाला, जब हमारे पास NaVA ये किसके बराबर हो रहा होगा, NB और VB के बराबर हो रहा होगा। यानी ये वाला केस किसके लिए काम करेगा बेटा, न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए काम करेगा। ये वाला किसके लिए काम करेगा बेटा, तो बेसिक के लिए काम करेगा, क्योंकि सॉल्यूशन बेसिक हो चुका है। ये किसके लिए काम करेगा, तो एसिडिक के लिए काम करेगा। अब एसिडिक केस में नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर कैसे निकालोगे बताओ, तो एसिडिक की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी ना, अरे है ना, तो क्या लिखेंगे हम लोग, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस डिवाइड बाई क्या होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ एसिड प्लस वॉल्यूम ऑफ बेस। ये लेके चलना पड़ेगा। कब आपको ये सोचना पड़ेगा, जब सॉल्यूशन आपकी एसिडिक होगी, तो बड़े में से छोटे वाले कॉन्सेंट्रेशन को कम कर देंगे ना, तो NaVA में से NbVB को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अगर बेसिक कंडीशन है तो नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर कैसे निकालोगे भाई, बड़का कौन हो गया, बेस वाला बड़का हो गया ना, तो क्या लिखेंगे हम लोग, नॉर्मलिटी ऑफ बेस एंड वॉल्यूम ऑफ बेस माइनस नॉर्मलिटी ऑफ एसिड एंड वॉल्यूम ऑफ एसिड बाई वॉल्यूम ऑफ एसिड प्लस क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ बेस होगा। अब ये वाला केस आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा जब सॉल्यूशन आपकी बेसिक मानी जाएगी, और न्यूट्रल के केस में नॉर्मल होगा NaVA इक्वल टू NB और VB। यानी कि एक बात ध्यान देना, एक ट्रिक मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूं, कुछ पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूं, आपको नॉर्मलिटी ऑन डाइल्यूशन, नॉर्मलिटी ऑन डाइल्यूशन का इस्तेमाल का यूज कब करना है, कब करेंगे, मोस्टली देखो आप इसका इस्तेमाल करेंगे जब क्वेश्चन में कोई भी रिएक्शंस दिया गया हो, जब क्वेश्चन पे कोई भी रिएक्शंस दिया गया हो। अब रिएक्शन कोई भी हो सकता है, जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकता है, या फिर एसिड बेस रिएक्शन दे दिया गया हो, क्या दे दिया गया हो, एसिडिक और बेसिक रिएक्शन दे दिया गया हो, तब आप नॉर्मलिटी ऑन डाइल्यूशन सोचेंगे। या फिर आपको क्वेश्चन पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन दे दिया हो या फिर रिडक्शन वाला रिएक्शन दे दिया हो, तब भी आपको यही सोचना पड़ेगा। मतलब मोटा मोटी बात, अगर रिएक्शन का टर्म क्वेश्चन पर दे चुका है तो आपको हमेशा नॉर्मलिटी ऑन डाइल्यूशन का ही इस्तेमाल करना है। हालांकि में क्वेश्चन मोलारिटी के बारे में कंफ्यूज करेगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ढीठ बने रहना है और नॉर्मलिटी का ही इस्तेमाल करना है। कैसे करेंगे हम लोग आगे की ओर बात करते हैं, पहले आप इसको जरा कॉपी करें। चलिए बच्चों आगे की ओर अगर बढ़ते हैं बेटा हम लोग, तो एक क्वेश्चन है हमारे पास कि 250 ml ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेन 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। आपके पास वॉल्यूम दिया गया है बेटा कितना, 250 ml है ना। वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड कितना है बाबू, तो 6.3 ग्राम दिया गया है। और इक्विवेलेंट मास अगर निकालेंगे ऑक्जेलिक एसिड का, तो मॉलिक्यूलर मास बाई क्या होता है, n फैक्टर।
थोड़ी देर पहले हमने बताया है कि ऑक्जेलिक एसिड का फैक्टर कितना होता है, 2 होता है, यानी इक्विवेलेंट मास निकालेंगे 126/2, वैल्यू मिल जाएगा कितना बेटा 63। आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन लीटर टू बी एडेड टू दिस सॉल्यूशन टू मेक अ 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन। आप एक काम करो, इस वाले सॉल्यूशन का पहले नॉर्मलिटी फाइंड आउट करो। नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं कैसे, WA बाई इक्विवेलेंट मास इंटू 1000 अपॉन क्या होगा बेटा VML हो जाएगा। तो नॉर्मलिटी अगर इसका निकाले, WA कितना बेटा 6.3, इक्विवेलेंट मास 63 इंटू 1000 एंड वॉल्यूम कितना हो गया बेटा 250 हो गया। इससे 4 बार में जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे, यहां पर पॉइंट आ गया, 63 से 63 कटा, तो नॉर्मलिटी मिला बेटा कितना 0.4। ठीक है, इसके बाद हम लोग ऐसा मान के चलें कि सर जो सॉल्यूशन हुआ ना हमारा, इस सॉल्यूशन पर नॉर्मलिटी कितना मिला बाबू, कैलकुलेट करने के बाद 0.4 नॉर्मल मिला, और यहाँ पे सर वॉल्यूम कितना था देखो तो 250 ml का वॉल्यूम था ना, ये 250 ml हो गया। अब कह रहा है कि इस सॉल्यूशन पर हम कितना वाटर ऐड करें, वाटर ऐड इन x ml, x ml में हम पानी को ऐड कर दे रहे हैं। तो जैसे आप x ml पानी ऐड करेंगे, अब ये मूव कर जाएगा सॉल्यूशन नंबर 2 तक, और इस सॉल्यूशन नंबर 2 की नॉर्मलिटी कितनी है 0.1 है, यानी N2 हो गया बेटा 0.1 नॉर्मल। और V2 कैसे निकालेंगे बताओ तो, पहले वॉल्यूम 250 ml था ना, अब उसमें 1 ml पानी ऐड कर दिए, तो सर इसका वॉल्यूम क्या हो गया 250 प्लस 1 ml हो गया। अब नॉर्मलिटी ऑन डाइल्यूशन का इस्तेमाल करो, N1 V1 इक्वल टू क्या होगा बेटा N2 V2 होगा। N1 कितना 0.4, V1 कितना सर 250, N2 कितना 0.1, V2 कितना सर 250 प्लस 1 ml, ml की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, नीचे आ जाएगा 10, इससे कटा 25 चौका हो गया 100। अच्छा, इस पॉइंट को हटाएंगे 10 आएगा, यानी 1000 इक्वल टू क्या हो गया 250 प्लस x ml हो गया। देयरफॉर x ml बराबर कितना हो गया बेटा 1000 माइनस 250, यानी कि 750 ml हो गया। और 750 ml कहने का मतलब क्या है कि आप 0.75 लीटर की बात कर रहे हैं, आप 0.75 लीटर। ठीक है, तो जब आप 0.75 लीटर इसमें पानी ऐड करेंगे, तब जाके इसकी नॉर्मलिटी कितनी पहुंचेगी 0.1 नॉर्मल पहुंचेगी। कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, पहले इसको कॉपी कर लो, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए बच्चों, आगे की ओर अगर बढ़ते हैं तो नेक्स्ट है हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉमर्शियल सल्फ्यूरिक एसिड इज 1.8। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है बेटा, तो 1.8 दिया गया है, एंड इट इज 98% प्योर। तो परसेंट W/W कितना मिल गया 98% मिल गया। कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ दिस एसिड रिक्वायर्ड टू फॉर प्रिपेयरिंग 7.2 लीटर ऑफ देसी नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड। इससे आपको क्या बनाना है, नॉर्मलिटी देसी नॉर्मल का मतलब 1/10 नॉर्मल, दिस इज देसी नॉर्मल। और वॉल्यूम आपको कितना लेके चलना है बेटा, तो 7.2 लीटर लेके चलना है। सबसे पहले आप इसकी नॉर्मलिटी फाइंड आउट करो, नॉर्मलिटी बराबर परसेंट W/W इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 10 डिवाइड बाई क्या होगा इक्विवेलेंट मास होगा। अभी जस्ट निकालना मैंने सिखाया था इस फॉर्मूले के आधार पर। तो नॉर्मलिटी बराबर क्या लिख सकते हैं, परसेंट W/W हो गया 98%, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.8 इंटू 10, और सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट मास कितना होता है बेटा 49 होता है, हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। इससे कितना बार में चला जाएगा, 2 बार में, ये पॉइंट हटेगा 0 खत्म, नॉर्मलिटी बराबर हो गया 36 नॉर्मल। कितना हो गया 36 नॉर्मल। ठीक है, यानी कि आप ऐसे सोच सकते हैं कि सर हमारे पास जो सॉल्यूशन नंबर 1 मिला ना, इस सॉल्यूशन नंबर 1 की नॉर्मलिटी कितनी मिली 36 नॉर्मल मिली, और यहां पर आपकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी V1 हो जाएगी, जो आपको कैलकुलेट करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब इसको आपको सॉल्यूशन नंबर 2 तक भेज देनी है, और इस सॉल्यूशन नंबर 2 की नॉर्मलिटी जो है आपका 1/10 है, और वॉल्यूम है सर आपके पास 7.2 लीटर। ठीक है, चलिए पुट करके देखें नॉर्मलिटी ऑन डाइल्यूशन वाला। N1 V1 इक्वल टू क्या होगा N2 V2 होगा। N1 कितना है देखो तो 36 हो गया V1, N2 कितना 1/10, और वॉल्यूम कितना हो गया बेटा 7.2, पॉइंट हटेगा नीचे कितना 10 हो जाएगा। 36 से कितना बार में, 2 बार में,
यानी आपके पास V1 कितना मिल जाएगा, तो 2/100 लिख सकते हैं, यानी कि हो जाएगा 0.02 लीटर। कर सकते हैं, ये आपका करेक्ट आंसर निकल करके आएगा। कॉपी करो, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए बच्चों, आगे की ओर अगर बढ़ते हैं तो नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी। जो मोलारिटी पढ़ चुके हैं आप लास्ट लेक्चर पर, और मोलारिटी जो अभी आप पढ़ रहे हैं, इनके बीच में रिलेशन को स्टेबलाइज करनी है। तो हम लोग जानते हैं नॉर्मलिटी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, WA बाई इक्विवेलेंट मास इंटू 1000 डिवाइड बाई VmL। ये हम लोग अभी जस्ट देख चुके हैं। और मोलारिटी बराबर लास्ट लेक्चर पे पढ़ा दिया था मैं, WA बाई मॉलिकुलर मास ऑफ A इंटू 1000 बाई क्या होगा, VmL होगा। इसको बना लो आप इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट को आप सेकंड के साथ डिवाइड कर लो, तो क्या लिख सकते हैं, N बाई M इज इक्वल टू WA बाई इक्विवेलेंट मास इंटू 1000 बाई VmL डिवाइड बाई WA बाई मॉलिकुलर मास ऑफ A इंटू 1000 डिवाइड बाई क्या होगा, VmL होगा। ये और ये कैंसिल आउट होगा, WA से WA कैंसिल आउट, MA किधर चला जाएगा, ऊपर। दैट मीन्स MA बाई क्या होगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़िए। तो नॉर्मलिटी अपॉन मोलारिटी का वैल्यू कितना मिला बेटा, मॉलिकुलर मास बाई इक्विवेलेंट मास हुआ। और इक्विवेलेंट मास बराबर जानते हैं, दिस इज अ मॉलिकुलर मास बाई एन फैक्टर। अब इसको जरा यहां पे पुट कर दो, तो नॉर्मलिटी अपॉन मोलारिटी इज इक्वल टू मॉलिकुलर मास डिवाइड बाई मॉलिकुलर मास बाई एन फैक्टर ना। एन फैक्टर किधर जाएगा, ऊपर। तो इनटू क्या लिख सकते हैं, एन फैक्टर लिख सकते हैं। ये और ये कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो नॉर्मलिटी बराबर आएगा एन फैक्टर इंटू मोलारिटी। ठीक है, यानी कि आप क्या ले सकते हैं कि सर अगर आप नॉर्मलिटी निकालना चाहते हैं तो आप सिंपल एन फैक्टर को आप मोलारिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, बशर्ते कि क्वेश्चन पे मोलारिटी दिया होना चाहिए। चलिए इसको कॉपी करो, फिर आगे हम लोग मूव करते हैं। चलिए बच्चों, आगे की ओर अगर बढ़ते हैं बेटा, तो एक क्वेश्चन है, देखो तो जरा क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या है कि वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर KMnO4 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 35 ml ऑफ 0.5 मोलर FeSO4 सॉल्यूशन इज। कैसे सॉल्व करोगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे KMnO4 है ना, आप एक काम करो, आपको पता है कि पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज होती है और पर मैग्नेट पे नेगेटिव चार्ज होती है। तो यहां से मैं पिक कर लेता हूं बेटा MnO4 माइनस, दैट इज पर मैग्नेट आयन। पोटेशियम प्लस को मैंने वहीं पे छोड़ दिया। एक है आपके पास बेटा FeSO4, है ना। FeSO4 में आयरन आपका +2 पर है, सल्फेट आपके -2 पर है। तो यहां से मैं उठा लेता हूं Fe+2। अब कुछ याद आ रहा है, अभी थोड़ी देर पहले आपने ऐसा रिएक्शन किया था कि सर अगर आप इस रिएक्शन को एसिडिक मीडियम पे सोचते हैं तो MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम पे क्या बनाता है बेटा, Mn+2 बनाता है। और Fe+2 किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो Fe+3 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसका आपने निकाला था ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से ये कहां पे पहुंचा था बेटा, +2 तक पहुंचा था। तो एन फैक्टर कितना मिल गया था, इसका 5 मिल गया था। सिमिलरली ये +2 से कहां पर पहुंचे हम लोग, +3 तक पहुंचे हैं। कितने का डिफरेंस, एक का। एन फैक्टर कितना हो गया था, 1 हो गया था। ठीक है, अब सोचो कैसे। एक तरफ आप सोच लीजिए सर MnO4 माइनस की बातें, और दूसरी तरफ सोच लीजिए सर Fe+2 की बातें। ठीक है, अब MnO4 माइनस में देखो मोलारिटी कितना है, 0.1 मोलर। 0.1 मोलर दैट इज M1 की बात कर लो। रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 35 ml ऑफ 0.5 मोलर FeSO4, मतलब M2 अगर आप कहते हैं तो ये है बेटा 0.5 मोलर, और V2 आप कहते हैं तो कितना हो जाएगा, 35 ml, है ना। आपको यहाँ पे V1 का वैल्यू पता करना है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बोला था कि जब भी क्वेश्चंस पे रिएक्शंस की बात होती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात हो या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो या एसिड बेस का रिएक्शन हो, कहीं पर भी क्वेश्चन का जिक्र अगर आता है तो आपको नॉर्मलिटी ऑन डाइल्यूशन का ही बात करना है। क्वेश्चन भले ही आपको मोलारिटी दे करके कंफ्यूज करेगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे क्वेश्चन में देखो मोलारिटी दे के कंफ्यूज कर दिया, अब बच्चे तुरंत सोचेंगे M1 V1 बराबर M2 V2 मोलारिटी ऑन डाइल्यूशन, और जैसे ही सोचेंगे उसका आंसर गलत आएगा।
क्योंकि सर रिएक्शंस की बात हो गई है ना, तो रिएक्शंस की बात में हमेशा आपको ध्यान देना है नॉर्मलिटी ऑन डाइल्यूशन। किसकी बात करनी है? नॉर्मलिटी ऑन डाइल्यूशन। तो इसमें आपको एन फैक्टर पहले देखना पड़ेगा कि सर इसका एन फैक्टर कितना मिला था, देखो तो 5 मिला था, और इसका एन फैक्टर कितना मिला बेटा, तो 1 मिला था। और अभी हम लोग जस्ट एक फॉर्मूला देखे हैं क्या, कि सर नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है, एन फैक्टर इंटू मोलारिटी होता है। पहले चेंज कर लो इसको जरा, तो N1 बराबर क्या लिख सकते हैं बेटा, तो 5 इंटू 0.1 यानी 5 इंटू 0.1 सॉल्व कर लेंगे 0.5 नॉर्मल आ जाएगा, ये नॉर्मलिटी मिल गया। फिर यहां पे अगर नॉर्मलिटी निकालते हैं बेटा N2, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो तो एन फैक्टर हो गया सर 1 और मोलारिटी कितना है 0.5, सॉल्व करेंगे आ जाएगा 0.5 नॉर्मल। अब नॉर्मलिटी ऑन डाइल्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन नॉर्मलिटी ऑन डाइल्यूशन, नॉर्मलिटी ऑन डाइल्यूशन, अगर नॉर्मलिटी ऑन डाइल्यूशन देखें तो N1 V1 इक्वल टू क्या होगा बेटा, N2 V2 हो जाएगा। N1 V1 कितना, N1 हो गया 0.5, V1 आपको निकालना है। N2 हो गया कितना बेटा 0.5, वॉल्यूम हो गया आपके पास 35 ml, 0.5 से 0.5 कटा यानी V1 बराबर कितना मिल जाएगा 35 ml मिल जाएगा। तो बहुत ध्यान से सुन लेना, जब भी क्वेश्चन पे कभी जिक्र हो जाए नॉर्मलिटी ऑन डाइल्यूशन का तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर जिक्र ना हो तो क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर रिएक्शंस तो नहीं है। अगर रिएक्शन दिया गया हो या ऑक्सीडेशन दिया हो या रिडक्शन दिया हो, एसिड बेस दिया हो, तो इस टाइप की अगर रिएक्शंस होगी तुरंत माइंड में आपको चलाना है नॉर्मलिटी ऑन डाइल्यूशन। हालांकि क्वेश्चन मोलारिटी ऑन डाइल्यूशन के बारे में भी सोचवाएगा, लेकिन आपको सोचना नहीं है, आपको फिक्स मान करके चलना है नॉर्मलिटी ऑन डाइल्यूशन। कैसे कन्वर्ट करना है मोलारिटी को नॉर्मलिटी में, इसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। कॉपी करो, इसी के आधार पे एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए बच्चों आगे की ओर अगर हम लोग बढ़ते हैं बेटा, तो नेक्स्ट है द मोलारिटी ऑफ 0.2 नॉर्मल H2SO4 सॉल्यूशन। आपको मोलारिटी निकालना है, नॉर्मलिटी दिया गया है, तो नॉर्मलिटी बराबर कितना है 0.2 नॉर्मल है और मोलारिटी सर आपको पता करना है। अच्छा H2SO4 का एन फैक्टर कितना होगा, 2H प्लस निकलेगा ना, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2। फॉर्मूला लगाओ, नॉर्मलिटी इक्वल टू एन फैक्टर इनटू मोलारिटी। दैट मींस नॉर्मलिटी की जगह पर आपको पुट करना पड़ेगा 0.2, एन फैक्टर कितना हो गया 2 और मोलारिटी आपको चाहिए। देयरफॉर मोलारिटी बराबर क्या हो गया बेटा 0.2/2, सॉल्व करेंगे तो 0.1 मोलर हो जाएगा। कर सकते हैं। सिमिलरली अगले वाले क्वेश्चन को देखिए, नॉर्मलिटी ऑफ 0.2 मोलर H3PO2 सॉल्यूशन। मोलारिटी कितना दिया गया है 0.2 मोलर दिया गया है। नॉर्मलिटी सर आपको पता करना है, और H3PO2 में ध्यान देना, H3PO2 फास्फोरस कंटेनिंग एसिड है, तो फास्फोरस कंटेनिंग एसिड में एन फैक्टर निकालना है बाय द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर। आपको मैं पहले बता चुका हूं, वो आप देख सकते हैं। तो H3PO2 के केस में एन फैक्टर कितना होता है बेटा 1 होता है, ये मैं पहले दिखा दिया हूं आपको। अब सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, नॉर्मलिटी इक्वल टू एन फैक्टर इनटू मोलारिटी। ठीक है, नॉर्मलिटी निकालना है, एन फैक्टर 1 हो गया, मोलारिटी हो गया सर 0.2, यानी नॉर्मलिटी हो जाएगा कितना 0.2 नॉर्मल। कर सकते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। कॉपी करें, आगे मूव करते हैं। चलिए बच्चों आगे की ओर अगर बढ़ते हैं तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है कि वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर K2Cr2O7 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 35 ml ऑफ 0.5 मोलर FeSO4 सॉल्यूशन। आपके पास रिएक्शंस दिया गया, रिएक्शंस दिया गया, जरा चेक करो पहले। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना मिलता है +6 और ये कन्वर्ट हुआ +3 में। तो बेटा ये +6 से गया +3 पर कितने का डिफरेंस आया, 3 का डिफरेंस आया। लेकिन कितने क्रोमियम का डिफरेंस बताया था, 1 क्रोमियम ना, तो 2 क्रोमियम के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा कितना 6 हो जाएगा। फिर सर ये Fe+2 से कहां पर पहुंचा है Fe+3 तक, कितने का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, तो एन फैक्टर कितना हो गया बेटा 1 हो गया। अब एक तरफ सोच लीजिए आप Cr2O7 -2 इसकी सॉल्यूशन। अब इसका नॉर्मलिटी है बेटा कितना, M1 बराबर हो गया 0.1 मोलर, इसकी वॉल्यूम आपको निकालना है और इसका एन फैक्टर कितना हो गया बेटा, तो 6 हो गया हमारे पास। इस तरीके से
उसी तरीके से दूसरा हमारे पास Fe+2 की बात है। तो Fe+2 की मोलारिटी क्वेश्चन पर गिवन है 0.5 मोलर। V2 आपके पास दिया गया 35 ml और सर यहाँ पे n फैक्टर कितना दिया गया है, तो 1 दिया गया है। फिर से रिएक्शंस की बात हो रही है तो नॉर्मलिटी और डाइल्यूशन सोचना है। क्वेश्चन में भले मोलारिटी दे दिया लेकिन नॉर्मलिटी आपको सोच के चलना है, ठीक ना। तो पहले इसको नॉर्मलिटी बना लो। नॉर्मलिटी बराबर n फैक्टर इंटू क्या होगा बेटा, मोलारिटी होगा। दैट मीन्स n1 इज इक्वल टू 0.1 इंटू 6, सॉल्व करेंगे आएगा 0.6 नॉर्मल। और यहां पे नॉर्मलिटी निकालते हैं n2 इज इक्वल टू, तो 1 इंटू क्या होगा 0.5, यानी कि 0.5 नॉर्मल हो जाएगा। अब नॉर्मलिटी ऑन डाइल्यूशन को जरा अप्लाई करो। दैट इज n1v1 इक्वल टू क्या हुआ बेटा, n2v2 हुआ। अब अप्लाई कर ले। n1 कितना 0.6, v1 आपको चाहिए, n2 हो गया 0.5, वॉल्यूम हो गया आपके पास 35। अब v1 का वैल्यू निकाल लो। v1 बराबर 0.5 इंटू 35 डिवाइड बाई क्या होगा 0.6 होगा। अब इसको सॉल्व करके देखो कितना आता है। तो इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो आएगा 29.1 ml। कर सकते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉपी करें। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग आज का डिस्कस करते हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, इसको भी जरा देख लेते हैं। नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ 0.1 मोलर ऑक्सैलिक एसिड। हमारे पास बेटा मोलारिटी दिया गया है कितना, 0.1 मोलर, ठीक है ना। वॉल्यूम दिया गया है ml के फॉर्म में कितना, 250 ml। अब ऑक्सैलिक एसिड है और आपको निकालना है क्या, मिलीग्राम इक्विवेलेंट। यानी मिलीग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको नॉर्मलिटी सोचना पड़ेगा ना। तो आप यहां पे चेक करो पहले एन फैक्टर। ऑक्सैलिक एसिड का एन फैक्टर कितना होता है, 2 होता है, पहले डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो नॉर्मलिटी बराबर फॉर्मूला जानते हैं, एन फैक्टर इंटू क्या हो जाएगा, मोलारिटी हो जाएगा। यानी कि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर 2 हो गया, मोलारिटी हो गया 0.1। तो नॉर्मलिटी बराबर कितना मिल गया, 0.2 नॉर्मल मिल गया। अब आप नॉर्मलिटी का फॉर्मूला लगाएं। फॉर्मूला जानते हैं, नॉर्मलिटी बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू क्या होगा बेटा, तो 1000 हो जाएगा। क्योंकि भाई ml में दिया है ना, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि लीटर की तरह बिहेव करने लगे। नॉर्मलिटी हो गया सर 0.2, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट को रख दो ऐसे ही। वॉल्यूम कितना हो गया सर, 250 इनटू हो गया सर 1000। ये कितना बार में गया बेटा, 4 बार में चला गया, है ना। अब इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे आ जाएगा 10। सॉल्व करेंगे तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या मिल जाएगा, देखो तो 2/4 इंटू हो गया 10, ठीक है। 2 से कितना बार में, 2 बार में जाएगा, यानी 0.05 ग्राम इक्विवेलेंट मिला है। क्या मिला है बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट। नाउ आपको पता है कि ग्राम इक्विवेलेंट को मिलीग्राम इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट इंटू 1000 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, मिलीग्राम इक्विवेलेंट होगा, मिलीग्राम इक्विवेलेंट होगा। दैट मीन्स मिलीग्राम इक्विवेलेंट अगर आप कैलकुलेट कर लें यहां से, तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट, मिलीग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट कितना 0.05 इंटू हो गया सर 1000। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर 50 आ जाएगा। कर सकते हैं। तो बेटा हम लोग इतना न्यूमेरिकल्स नॉर्मलिटी के अंदर में देख चुके हैं। नॉर्मलिटी को बहुत ही डिटेल में हमने आपको बताया, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे गए थे उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन कर लिए हैं। आज की लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पर एक नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय विज्ञान। बच्चों अगर मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो मेरे इस लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे आप अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि उन्हें भी हमसे जुड़ने का मौका मिल सके। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पर। थैंक यू वेरी मच।